ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है बच्चों। 4 अक्टूबर आज लगभग कोरोना के प्रभाव के कारण 1.5 साल के बाद बच्चों स्कूल खुला है, बट फिर भी हमारा ऑनलाइन अध्ययन क्या है वह शुरू है। तो बच्चों, मैं न्यू साइन म्युनिसिपल सेकेंडरी से सीमा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ विज्ञान की कक्षा में। आज बच्चों, आज हम लोग अपना जो पहला पाठ है विज्ञान का विज्ञान भाग 1 का गति के नियम, उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। क्या क्या हम लोगों ने इसमें अब तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला है बच्चों पिंड की गति, त्वरण तथा त्वरण के प्रकार। तीसरा टॉपिक है गति संबंधी समीकरण। चौथा है एक समान वृत्ताकार गति। पांचवा न्यूटन के गति संबंधी नियम। और लास्ट में है बच्चों एक संवेग की अविनाशिता का नियम। इन टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। पिंड की गति। गति यह शब्द सुनते ही बच्चों किसी भी वस्तु के चलने की का जो चित्र है वो हमारे चित्रपटल पर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन दो इमेजेस में पिंड की गति में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वह क्या है, साइकिल पर सवार है। क्या है, यह गतिशील अवस्था में है। तो कोई भी बच्चों पिंड गतिशील है, इस चीज को हम निर्धारित कैसे करेंगे। तो इस चीज को निर्धारित करने के बच्चों दो क्राइटेरिया हैं कि कोई भी पिंड अपने चारों ओर के पिंड के संदर्भ में क्या कर रहा हो, स्थान परिवर्तित कर रहा हो। अब यहाँ पर देखिए इस इमेज में यहाँ पे देखिए पक्षी क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। तो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन नीचे जो अन्य पिंड हैं, जो अचल पिंड हैं, वह क्या है, स्थिर है। तो वह अपने स्थान पर क्या है, स्थिर है, लेकिन उनके संदर्भ में पक्षी क्या है, उड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पक्षी क्या है, गतिशील है। अब यहाँ पर दूसरा जो इमेज है बच्चों, इसमें देखिए कि व्यक्ति क्या है, गतिशील है। व्यक्ति साइकिल पर जा रहा है। आप इमेज में पीछे देखेंगे कि जो पीछे वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, ये क्या पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो यह व्यक्ति जो साइकिल पर सवार है, यह उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं, इन सभी के संदर्भ में क्या कर रहा है, वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति क्या है, गतिशील है। तो कोई भी पिंड अपना स्थान जब परिवर्तित नहीं करता है बच्चों, तब हम लोग कहते हैं कि वह पिंड स्थिर है। लेकिन जब कोई भी पिंड अपने आसपास के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि वह गतिशील है। पिंड बच्चों देखो एक सापेक्ष कल्पना है। पिंड को हम किसी भी पिंड की गति को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि एक और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। चलती हुई रेलगाड़ी, पंखा चलता हुआ, उड़ते हुए पक्षी, हवाई जहाज आप आसमान में। तो ऐसे गतिशील पिंड के बच्चों बहुत उदाहरण हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों, त्वरण, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो अगला टॉपिक क्या है, त्वरण है। उसके पहले मैं आप लोगों से इस लेसन में बेटा कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि विस्थापन, चाल, दूरी, वेग के बारे में बोलूं। कि देखो चाल जो है बेटा वो क्या होती है, किसी भी अगर पिंड की चाल के बारे में आप बोलोगे तो इकाई समय में तय की गई दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, पिंड का चाल कहलाती है। ठीक है। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है बच्चों कि किसी दो बिंदु, देखिए ये बिंदु ये है, ये बिंदु बी है। तो इन दोनों के बीच की जो बच्चों दूरी है, इस दूरी को तय करने में जो क्या लगता है, जो न्यूनतम दूरी होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और एक बात आप लोगों को बच्चों की सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में जानना आवश्यक है। कि सदिश राशि और अदिश राशि
क्या होते हैं कि बच्चों कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, परिमाण और दिशा दोनों ही समाविष्ट होते हैं, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी कुछ राशियां होती हैं बच्चों जिनमें केवल परिमाण ही होता है, उसको हम कहते हैं अदिश राशि। तो जैसे कि देखिए मैं अब आप लोग को उदाहरण देती हूँ, दूरी, चाल, वेग, समय, विस्थापन में से सदिश और अदिश राशि कौन सी? तो बच्चों वेग और विस्थापन जो है सदिश राशि है और चाल और वेग अदिश राशि है। अब हम लोग त्वरण के बारे में डिस्कस करते हैं। त्वरण क्या है बच्चों? त्वरण जो है किसी भी पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण, इस कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों मैं उदाहरण दूंगी आप लोगों को बाइक का, मोटर बाइक बच्चों, स्कूटर। देखिए एक्सेलरेटर से हम क्या करते हैं, स्पीड चेंज करते हैं, वहां पर वेग क्या है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है बच्चों। रोड पर देखिए अगर कोई भी बाइक सवार बाइक चलाता है, स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसको अपनी गति जो है वो क्या करनी होती है, धीमी करनी होती है। अगर वो उसी स्पीड से चलाए तो वो गिर जाएगा क्योंकि स्पीड ब्रेकर है आगे। तो त्वरण को हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी पिंड के वेग परिवर्तन की दर, पिंड का जो वेग परिवर्तित होता है बच्चों वो कहलाता है त्वरण। त्वरण बच्चों 3 प्रकार में बांटा गया है, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। अब धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होता है बच्चों कि आप जहां जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में क्या हो, वेग परिवर्तित हो। जिस दिशा में हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, उसी दिशा में वेग परिवर्तित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है और वह उसी दिशा में होता है उसको हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण बच्चों, ऋणात्मक त्वरण जो होता है यह, इसमें क्या होता है कि हम बल लगाते हैं लेकिन उसका जो वेग होता है बच्चों पिंड का, वह बल की विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है, बल की विपरीत दिशा में होता है, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण। और शून्य त्वरण का क्या अर्थ होता है बच्चों कि जहां पर वेग स्थिर होता है, जहां पर किसी भी पिंड का वेग परिवर्तित नहीं होता है, उसको हम कहते हैं शून्य त्वरण। तो ये हो गया बच्चों त्वरण के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे गति संबंधी समीकरण। अब रिवीजन के दौरान बच्चों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बच्चों इन सारे समीकरण के बारे में भी ध्यान देना है कि देखिए यह न्यूटन के गति संबंधी समीकरण है जो आलेख विधि द्वारा निकाले गए हैं। तो पहला ये जो समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले तो आप लोगों को बच्चों v का क्या अर्थ होता है, u का क्या अर्थ होता है, a और t, जब आपको ये समझ में आप जानोगे इसको तब आप लोग को इजी होगा इसको रिकॉल करना। तो u जो होता है बच्चों, u क्या होता है, किसी भी पिंड का प्रारंभिक वेग। स्मॉल a, इसको हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, त्वरण। त्वरण को हम लोग स्मॉल a के द्वारा दर्शाते हैं। t आप लोग जानते ही हैं, समय। और v क्या है बच्चों, v जो है यह प्रारंभिक वेग है। v क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो अब ये पहला समीकरण क्या बताता है हमको, पहला जो समीकरण है बच्चों यह वेग तथा समय के बीच संबंध दर्शाता है। यह क्या करता है, यह वेग और समय का संबंध दिखाता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब कोई भी, मान लीजिए ये हमारा पिंड A है, यह एक समान त्वरित वेग से क्या है, गतिशील है और समयानुसार उसके गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसको, उसके गति परिवर्तन को बच्चों यहाँ पर एक समीकरण है पूरा, और समीकरण के अंत में हम लोगों को यह वेग तथा समय को दर्शाने वाला यह समीकरण मिलता है जो गति संबंधी पहला नियम है न्यूटन के द्वारा। इस पर आधारित बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं 2 मार्क्स के। कोई भी 2 वैल्यू दिया रहेगा, 3 वैल्यू, और आपको 3 वैल्यू दिया रहेगा और 1 वैल्यू निकालना रहेगा। मान लीजिए कि v का मान दिया है कुछ, फिर u का दिया है और a का दिया है, तो या तो आपको t निकालने के लिए बोल दिया जाए या फिर u निकालने के लिए। तो मतलब यहाँ पे 4 है तो इसमें से आपको 3 का मान दिया जाएगा और 1 का हमको मान निकालना होगा। इससे बेटा
छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके पहले समीकरण पर आधारित मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों का ले लेती हूँ। यहाँ पे बच्चों u का मान, हम वेग तथा समय के पर आधारित सवाल हल कर रहे हैं। u का मान है बच्चों 2 मीटर प्रति सेकंड, a का मान है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय दिया गया है बच्चों 3 सेकंड। समय कितना दिया गया है? 3 सेकंड। और आपको निकालना है v मतलब प्रारंभिक वेग हम लोगों को ज्ञात करना। तो ये जो यहाँ पे सूत्र दिया गया है, इसी सूत्र को हमको यहाँ पे लिखना है। मतलब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर रही हूँ बेटा। चलो ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे v बराबर u प्लस at। मान रखिए u का 2, a का मान कितना है 4, t का 3। तो 2 धन 4 तियां 12 बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग होगा। फाइनल उत्तर बच्चों मैं 1 मिनट, फाइनल उत्तर मैं जरा यहाँ लिखती हूँ। v बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड, ये जो होगा किसी भी पिंड का प्रारंभिक वेग। तो इस तरह से बच्चों छोटे छोटे सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब दूसरा जो समीकरण है यह क्या है बच्चों? एस क्या है बच्चों? यह विस्थापन है। यह क्या दर्शाता है? यह विस्थापन को दर्शाता है। तो दूसरा जो समीकरण है यह विस्थापन तथा समय दर्शाने वाला समीकरण है। यह क्या दर्शाने वाला समीकरण है बच्चों? विस्थापन तथा समय दर्शाने वाला समीकरण है। S बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी पहले सूत्र पर आधारित प्रश्न देखे बच्चों, वैसे ही सवाल आते हैं। और तीसरा जो समीकरण है वह क्या है? v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो तीसरा जो समीकरण है वह क्या दर्शाता है? यह विस्थापन तथा वेग से संबंधित समीकरण दिखा रहा है। विस्थापन तथा वेग के बीच में बच्चों क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। यह न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? वृत्त। कोई भी जो इमेज में घड़ी जो है, यह घड़ी का आप चित्र देख रहे हैं। अब घड़ी के जो कांटे हैं बच्चों, एक पथ पर निरंतर घूमते रहते हैं। और यह पथ कैसा है? आप देख रहे हैं ये पथ जो है बच्चों, यह क्या है? घड़ी के जो कांटे होते हैं बच्चों, वृत्ताकार पथ पर निरंतर घूमते रहते हैं। तो यह गति क्या कहलाती है बच्चों? एक समान वृत्ताकार गति होती है। अब यहाँ पे देखिए कि घड़ी के कांटों की जो नोक है बच्चों, इसकी जो चाल है यह हमेशा स्थिर होती है। यह अपने चाल को कभी बदलते नहीं है। आप सभी को ज्ञात होगा कि मिनट की सुई अपने ही चाल से चलती है। सेकंड के सुई की जो चाल है बच्चों, वह अपने चाल से चलती है। और घंटे की जो सुई है वह अपने चाल से चलती है। लेकिन चाल स्थिर होने के कारण भी इनका वेग क्या होता है बच्चों? क्योंकि इन सुई के कांटों की जो नोक है, इनकी दिशा क्या है? निरंतर बदलती रहती है। दिशा देख रहे हैं, पहले 12 से शुरुआत होगी, ऐसे ऐसे करके ये जो दिशा है यह निरंतर बदल रही
है। तो जिस कारण क्या होता है कि घड़ी के कांटों का वेग भी जो है वह क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। सेकंड की सुई जो है बच्चों, उसकी नोक वृत्तीय पथ पर घूमने के कारण इस गति को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। यह जो सुई है बच्चों, एक समान वृत्ताकार पथ पर अपने एक स्थिर चाल से गतिशील है, इसीलिए इसको हम एक समान वृत्ताकार गति। अब एक दूसरा उदाहरण बच्चों यहाँ पे ये है फैन का, टेबल फैन देखिए इमेज में है। पंखे के जो पत्तियां हैं बच्चों, यह भी क्या है, निरंतर एक समान रूप से वृत्ताकार पथ पर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, इसीलिए कहते हैं एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें अगर आपको वेग निकालना है बच्चों, तो वेग हम कैसे निकालेंगे। अब ये पथ कैसा है, वृत्ताकार। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ कि पथ कैसा है बच्चों, वृत्ताकार। तो वृत्त का की परिधि का क्या सूत्र है, 2πr, और इकाई समय में दूरी तय कर रहे हैं तो v बराबर 2πr बटे t। तो ये जो है यह सूत्र है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एक समान वृत्ताकार गति अगर किसी भी पिंड की निकालनी है तो हम लोग इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, ओके चलिए अब आगे बच्चों मैं आप लोगों को कुछ इमेज दिखाऊंगी। अब हम लोग लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं। न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों। न्यूटन के का गति संबंधी पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम आप सभी पढ़ चुके हो, बट हम लोग एक रिवीजन ले रहे हैं तो आप लोगों को। तो यहाँ पे ये इमेज देखिए, चलिए देखिए ये बॉल है, ठीक है। जब तक इस बॉल को हम कोई बाह्य बल ऊपर से ना लगाएं, बाह्य बल ना लगाए जाए, तब तक ये बॉल जो है, यह गेंद जो है, यह क्या होगी बच्चों, यह गतिशील नहीं होगी। दूसरी इमेज देखते हैं। देखिए बच्चों यह एक स्टोर है, ठीक है। स्टोर में जगह जगह पर वस्तुएं रखी गई हैं। अब अगर इन वस्तुओं को हम इनकी जगह से ना हिलाएं तो क्या वह अपने आप से उठ के ट्रॉली में आ जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक हम किसी भी पिंड को बाहरी बल नहीं लगाते बच्चों, तब तक वह पिंड क्या है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। अगला इमेज देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लड़की है, इस पहले वाले इमेज में देखिए यहाँ पर एक लड़की मेज पर रखी पुस्तक को उठा रही है, ठीक है। जब अगर मेज पर कोई पुस्तक बच्चों रखी गई है, जब तक ऊपर से हम लोग कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं, तब तक क्या होता है, वह पुस्तक अपनी जगह पर यथास्थान रहती है। अब आगे देखते हैं कि यह जो लड़की है बच्चों, कुछ बल लगाकर इस पुस्तक को अपने हाथ में उठा ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस लड़की ने जो भी बल लगाया है, क्या उतने ही बल के द्वारा बच्चों इस मेज को उसके लिए खिसकाना संभव होगा? जितने बल के द्वारा पुस्तक को उठाया गया है, ये पुस्तक जो है उठाई है लड़की ने हाथ में, क्या उतने ही बल द्वारा इस मेज को खिसकाना संभव होगा? तो उत्तर है बच्चों नहीं, क्योंकि पुस्तक का द्रव्यमान कम था तो उसको उठाने के लिए कम बल लगा। जहां पर द्रव्यमान अधिक होगा, जहां पर किसी भी पिंड का जड़त्व अधिक होगा, तो वहां पर बल भी क्या है, अधिक लगेगा। में पेड़ देखिए, पेड़ से गिरते हुए फल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति पेड़ हिला रहा है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जब तक बच्चों हम लोग पेड़ को हिलाएंगे नहीं, उसके ऊपर जो फल लगे हुए हैं, तब तक वह नीचे नहीं गिरते। तो यहाँ पर देखिए लगभग 4 चित्रों में हम लोगों ने क्या देखा कि जब तक भी पिंड बच्चों हम बाहरी बल ना लगाएं, तब तक वह पिंड क्या है,
अपनी स्थिति में बने रहना चाहता है, तब तक वह अपनी स्थिति में क्या करता है, बने रहना चाहता है। ये देखिए, यह व्यक्ति जोर जोर से क्या कर रहा है, इस पेड़ को हिला रहा है, तो फल जो है वृक्ष से नीचे गिर रहे हैं। पहले बिना हिलाए वृक्ष पर जो फल लगे थे बच्चों, यह क्या थे, अपनी विरामावस्था में थे। और पेड़ को हिलाने के बाद वृक्ष फल जो है कैसे नीचे गिर रहे हैं, मतलब उनका अवस्था परिवर्तन हो गया। अवस्था परिवर्तन कब हुआ, जब उनके ऊपर बाह्य बल लगाया गया तब। तो यह सब कुछ बच्चों, ये सारे जो उदाहरण हैं, यह आप लोगों को न्यूटन के गति विषयक पहले नियम के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देखिए और एक उदाहरण, आप लोगों को इमेजेस उदाहरण इतने सारे दिखाए हैं बच्चों की, आप लोगों को एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा कि न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम जो है बच्चों, जिसको हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, वह एकदम आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आपके ही टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी है बच्चों कि कांच का गिलास लेना है, उसमें आपको बालू भरना है, ऊपर एक गत्ता रखना है, गत्ते, ठीक है, और गत्ते के ऊपर क्या रखना है, 5 रुपए का सिक्का रखना है। और गत्ते को जब बच्चों हम लोग अपने उंगलियों से, अंगूठे से धीरे से जब मारते हैं, तब हम लोग क्या देखते हैं कि सिक्का जो है बच्चों, यह कहाँ गिरता है, सिक्का जो है यह गिलास के अंदर जाकर गिरता है। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि जब कोई भी पिंड बच्चों अपनी विरामावस्था में है, तो वह अपनी विरामावस्था में ही रहना चाहता है, आप जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगा रहे हैं तब तक। तो न्यूटन का पहला नियम यही है कि जब तक किसी पिंड पर कोई बाह्य बल असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है, तो उसकी विरामावस्था और सरल रेखा में क्या होता है, एक समान गति में सातत्य रहता है। अब यहाँ पर देखिए अगेन, ये जो इमेज है बच्चों, यह क्या है, कि देखिए एक कार है, इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। तो ये कार बेटा अपने सरल रेखा में कब तक गतिशील होगी, जब तक कि ड्राइवर उसको ब्रेक ना लगाए। ब्रेक लगाना मतलब वो ऊपर कार क्या है, वह अपनी सरल रेखा में चलेगी। फिर अगेन यहाँ पर है आप लोगों को कि ये देखिए, ये इस खेल से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। ये क्या है, रस्सी खींच का खेल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पक्ष बेटा ज्यादा बलवान होता है, रस्सी उस तरफ क्या हो जाती है, खिंच जाती है। तो अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं कि ये सब कुछ किसके कारण होता है। तो बल बच्चों, एग्जैक्टली बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गतिशील अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है। अब तक जितने भी हमने चित्र देखे हैं, उसमें बाहर से बल हम लगा रहे थे, तभी जाके उसकी विरामावस्था क्या हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। तो तो बल के कारण ही किसी भी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन होता है, और उसी को हम बल कहते हैं। बल की इकाई बच्चों, ऐसा इकाई क्या है, न्यूटन है। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होता है बच्चों, कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, तो उनका परिणामी बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उन बलों को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। जब एक साथ किसी भी पिंड पर बहुत सारे बल कार्य करते हैं, और फाइनल में जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, परिणामी बल जो होता है वह शून्य होता है, संतुलित बल। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, तो उन बलों को हम कहते हैं असंतुलित बल। अब न्यूटन, हम लोग न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो न्यूटन थे कौन, उनके बारे में भी जान लीजिए। आइजैक न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में न्यूटन के नियमों को क्या किया था, प्रतिपादित किया था।
न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में जब तक उसके ऊपर बाहरी बल लगाकर उसको गतिशील ना किया जाए, या फिर यदि कोई गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में वह पिंड कब तक रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाकर उसको विरामावस्था में ना पहुंचाया जाए। उदाहरण बच्चों देख लेते हैं न्यूटन के गति के पहले नियम। पहला उदाहरण है, रुकी हुई रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या, क्या कहा गया है बच्चों कि रुकी हुई रेलगाड़ी अचानक जब चलती है तो बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रेलगाड़ी चलती है तो बच्चों हमारा जो व्यक्ति इसमें बैठा होता है, यात्री जो होता है बच्चों, वह भी क्या होता है, गतिशील अवस्था में होता है। जब रेलगाड़ी रुकती है, जब अचानक चलने लगती है तो उसका शरीर कैसे होता है, पैर जो है वो होते हैं गतिशील अवस्था में, और वो अचानक से जब गाड़ी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, और पैर होते हैं गतिशील अवस्था में। तो इसके लिए पीछे का जो हिस्सा है, यात्री पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। दूसरा जो उदाहरण है बच्चों वो क्या है, बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसमें जो बच्चों ब्रेक लगता है तो क्या होता है कि बस जो चल रही है तो देखिए यात्री का शरीर भी क्या है, मूविंग पोजीशन में है, गतिशील अवस्था में है। तो जब हम अचानक से जब ब्रेक लगता है बच्चों तो शरीर अब बस तो रुक गई, लेकिन जो शरीर गतिशील अवस्था में है वह गतिशील अवस्था में अपनी उस अवस्था को क्या करता है, वो बना के रखना चाहता है। तो जब बस को अचानक से ब्रेक लगता है लेकिन शरीर जो है गतिशील अवस्था में होने के कारण क्या हो जाता है, वह आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं बच्चों। अब हम ये इतना सब कुछ हमने न्यूटन के गति संबंधी पहले नियम के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे नियम के बारे में के लिए पहले कुछ हम लोग चित्र से समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, वह अपने मित्र को समान आकार की प्लास्टिक की और रबड़ की गेंद ऊंचाई से डालने का एक एक्टिविटी है। तो आप कौन सी गेंद को बच्चों आसानी से पकड़ लोगे? तो लाजमी सी बात है कि प्लास्टिक की गेंद, क्योंकि प्लास्टिक की गेंद का द्रव्यमान जो है बच्चों वह रबड़ की गेंद की तुलना में क्या होगा, वह कम होता है। अब यहाँ पे दूसरी जो एक्टिविटी है वह क्या है, दूसरी एक्टिविटी में यहाँ पर बोला गया है कि अपने मित्र को आप पहले गेंद धीरे से फेंकने के लिए कहिए और फिर आप उसको पकड़ने का प्रयत्न करें। तो जब बच्चों गेंद को धीरे से फेंका जाएगा तो उसको हम आसानी से क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और जब इसी गेंद को जोर से फेंकने के लिए, अब दूसरी एक्टिविटी क्या है कि अब उसी गेंद को आपके मित्र को बोलना है कि जोर से फेंकें और अब उसको पकड़ें। तो तो जो गेंद बच्चों धीमी गति से फेंकी गई थी उसको पकड़ने में सरलता होगी, कि जो गेंद तेज गति से फेंकी गई थी उसको पकड़ने में आसानी होगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस गेंद को आसानी से फेंकने के लिए, धीमी गति से फेंकने के लिए कहा गया था, उसको पकड़ने में आसानी होगी, और जिस गेंद को जोर से फेंकने के लिए कहा गया था उसको पकड़ने में पकड़ लेंगे, लेकिन जो स्लो फेंकी गई थी उससे थोड़ा आराम से नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब संवेग, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संवेग क्या है बच्चों? संवेग जो है यह पिंड के द्रव्यमान और वेग और द्रव्यमान का गुणनफल, इसको हम कहते हैं वेग। संवेग बच्चों एक सदिश राशि है कि इसमें परिमाण और दोनों ही क्या होते हैं, समाविष्ट होते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर जो है बच्चों प्रयुक्त बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसके लिए एक
समीकरण है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं संवेग का परिवर्तन। यह जो स्टेटमेंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों की। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो द्रव्यमान है u से जाते समय उसे गति की दिशा में बल F प्रयुक्त करने पर प्रारंभिक संवेग क्या हो रहा है बच्चों? mu। और t समय के पश्चात अंतिम वेग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? mv हो रहा है। तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन की जो दर है वह क्या है? संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। तो mv माइनस mu बटे t। तो m कॉमन ले लेंगे बेटा, कोष्टक में v माइनस यू बटे टी इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर जो है प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। तो ये देखिए ये संवेग है जो एफ के क्या है? समानुपात में है। के यहाँ पर लगाया गया है जो क्या है? कांस्टेंट होता है बेटा, यह एक स्थिरांक है। तो संवेग के बारे में जान लीजिए कि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग का वेग की दिशा में होती है और एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस प्रणाली में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। तो न्यूटन का गति संबंधी बच्चों दूसरा नियम यही बताता है कि किसी भी पिंड का जो वेग है और उसका जो द्रव्यमान है उसको ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग जो है बेटा, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और संवेग का जो परिवर्तन है वह हमेशा क्या होता है? बल की दिशा में होता है। तो यहाँ पर देखिए दो बॉल है बेटा, एक छोटा एक बड़ा है। तो जो बॉल छोटा है उसका द्रव्यमान कम होगा, जो बड़ा है उसका अधिक होगा। तो अब किसी भी संवेग परिवर्तन के लिए द्रव्यमान बच्चों ये भी क्या है? बड़ा फैक्टर है। तो बल के बारे में बल की इकाई आप सभी जानते हैं न्यूटन है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको 1 न्यूटन। और सीजीएस प्रणाली में क्या है? डाइन है। 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को हम 1 डाइन कहते हैं। अब आगे बेटा न्यूटन का तीसरा नियम यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा नियम बच्चों क्या बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके अनुसार क्या होता है कि आप सभी को पता है बच्चों की बल जो है हमेशा एकल नहीं होता, बल हमेशा जोड़ियों में प्रयुक्त होते हैं। तो वो जोड़ी वाले बल क्या होते हैं बेटा? एक क्रिया बल और दूसरा प्रतिक्रिया बल। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसी समय उसी के समान लेकिन विपरीत दिशा में बेटा प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम देख लीजिए कि प्रतिक्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत। यह जो वर्ड है बेटा यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर क्रिया के क्या होता है कि समान ही प्रतिक्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है। उदाहरण आप लोग देखिए तब समझ में आएगा। बंदूक से दागी गई गोली, जब बच्चों देखो बंदूक से गोली दागते हैं, गोली तो क्या होती है? आगे की दिशा में जाती है दागने पर, लेकिन कंधे पर जो टिकी हुई बंदूक होती है वह क्या होती है? वह पीछे की ओर खिंच जाती है, चली जाती है। तो यह होता है बंदूक का पीछे हटना, कंधे से पीछे हटना। यह क्या है बच्चों? प्रतिक्रिया बल है, बंदूक के द्वारा लगाया गया। बंदूक से ट्रिगर से हमने गोली दागी, वह तेज गति से क्या हो गई? अपने वेग से आगे गई, लेकिन उसी समय
बंदूक जो है वह कंधे से थोड़ा पीछे हट जाता है, तो यह होता है प्रतिबल। अगला उदाहरण, रॉकेट के पिछले भाग से निकलने वाला धुआं। रॉकेट रॉकेट आप सभी ने देखा है, तो रॉकेट का जो पुच्छ भाग होता है बेटा, रॉकेट के पुच्छ भाग मतलब जो नीचे का सिरा जो होता है बेटा, वहां पर ईंधन होता है भरा हुआ। जब ईंधन को ज्वलित किया जाता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं। तो रॉकेट के निचले भाग में जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए थे, उन्हीं छिद्र से ईंधन के ज्वलन से जो गैसें निर्मित होती हैं वह अब जब रॉकेट का प्रक्षेपण होता है तब रॉकेट ईंधन के ज्वलन के पश्चात ही रॉकेट ऊपर जाता है तुरंत, लेकिन उसी समय उसके रॉकेट के निचले हिस्से में जो छिद्र बने हुए होते हैं उससे धुआं निकलता है, जो जमीन पर अपना बल क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो ये इसको ही हम बच्चों न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहते हैं, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा भी जाना जाता है। अंग्रेजी में लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो न्यूटन के बच्चों यह तीनों ही नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमेशा मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों को इससे संबंधित आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण में आप लोगों को न्यूटन के गति के संबंधी से दूंगी बच्चों। आप लोग भी सभी वाकिफ होंगे कि देखिए, जब नाव पर चढ़ते हैं, नाव से जब बच्चों हम लोग चढ़ने जाते हैं जब नौकानयन के लिए, और उतरते समय देखिए जब हम उतरते हैं तो क्या होता है कि आप तो आगे आ जाते हैं, लेकिन उसी समय बच्चों नाव जो है वह पीछे की ओर क्या हो जाती है, चली जाती है। तो ये यहाँ पर आप क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण देख सकते हैं। आगे देखिए, ये क्या है, विनाशिका। क्या होता है संवेग? हमने जाना कि यह किसी भी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। तो संवेग जो है बच्चों, इसको हम संवेग जो है यह नष्ट नहीं होता। संवेग यह नष्ट नहीं होता। मान लीजिए किसी भी दो पिंड की टक्कर हो रही है, टक्कर पिंड ए और बी। अब अब यहाँ पर यह नियम क्या कहता है कि दो पिंडों की अन्योन क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो तो उनका कुल संवेग क्या होता है, स्थिर रहता है और वह बदलता नहीं है। दो पिंडों की अन्योन क्रिया होते समय जब तक इसके ऊपर, अभी ये दो पिंड है बच्चों, इसके ऊपर जब तक कोई बाहरी बल हम ना लगाएं तो तब तक इनका संवेग क्या होगा, स्थिर होगा और वह बदलता नहीं है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम इन दोनों पिंडों की क्या करा रहे हैं, टक्कर करा दे रहे हैं, ठीक है। तो पिंड ए और पिंड बी के बीच की जब टक्कर होती है तब हम क्या देखते हैं कि जब दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम यहाँ पर देखिए इस गणितीय समीकरण के द्वारा देख रहे हैं, दर्शाया गया है यहाँ पर कि m2v2 प्लस m1v1। स्मॉल m क्या है बच्चों, यह पिंड का द्रव्यमान को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। स्मॉल m को किस लिए यूज किया गया है, पिंड के द्रव्यमान, और v क्या है, अंतिम वेग है, और u यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो है यह क्या है, पिंड का अंतिम संवेग बराबर पिंड का प्रारंभिक संवेग। ये क्या है, दोनों हम देख रहे हैं, यह इक्वल का साइन बच्चों जो क्या है, क्या बता रहा है हमको कि पिंड का अंतिम संवेग जो है वह पिंड के प्रारंभिक संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह संवेग की अविनाशिता का नियम है। अविनाशिता यह शब्द ही हमको बच्चों बताता है कि जिसका विनाश ना, तो किसी भी पिंड का संवेग जो है वह यथा बना रहता है, टक्कर के पहले भी और टक्कर होने के पश्चात भी। थैंक यू।
ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम लोग अपने फर्स्ट लेसन का रिवीजन बेटा कंप्लीट होता है। किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछिए। दो मिनट। हेलो मिस। यस, हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मिस। मिस जैसे आपने वी का मतलब बताया प्रारंभिक वेग, तो वैसे हम यू और ए को कैसे मतलब कैसे दर्शाते हैं? यू मतलब बेटा प्रारंभिक वेग, ए मतलब त्वरण, स्मॉल ए को हम लोग त्वरण के द्वारा दर्शाते हैं। त्वरण को हम लोग स्मॉल ए के द्वारा दर्शाते हैं बच्चों। वी को अंतिम वेग, स्मॉल एम जो होता है वह होता है मास, द्रव्यमान। स्मॉल टी मतलब समय। और मिस यू का मतलब? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक शुरुआती वेग, प्रारंभिक। थैंक ओके, वेलकम बेटा। और किसी को कुछ डाउट है? बोलिए बच्चों। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने न्यूटन का गति का नियम रिवाइज किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट थे बच्चों, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसके अंतर्गत क्या क्या हम लोगों ने देखा। त्वरण के बारे में जाना, न्यूटन के गति के तीनों नियम, आलेख विधि द्वारा जो समीकरण आता है, और बाकी जो न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया बुक में दिया था उनके बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से न्यूटन के गति के नियम के बारे में आज हम लोगों ने पुनरावर्तन किया। धन्यवाद।